हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड करने वाले हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में, और लॉर्ड इरविन का जो ऑफर है उसके बारे में, एंड पूर्ण स्वराज के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो फरवरी 1922 में वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था। क्यों किया था और क्या कैसा रहा था उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप एपिसोड 3 में देख सकते हो। अब कांग्रेस जो है वो अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुकी थी, मतलब उसकी विचारधारा के आधार पर। एक था मॉडरेट्स और एक रेडिकल्स। मॉडरेट्स का मतलब होता है नरम दल और रेडिकल्स का मतलब होता है गरम दल। तो मॉडरेट्स में आते थे जैसे सीआर दास, मोतीलाल जी नेहरू, और जो रेडिकल्स मतलब जो गरम दल थे उसमें आते थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी क्या डिफरेंट थी कि जो मॉडरेट्स है वो नरमी से अपनी बात रखते थे। वो चाहते थे कि काउंसिल के इलेक्शंस हो, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करें और फिर वहां पे जाके ब्रिटिशर्स का विरोध करें। और रेडिकल्स जो है वो चाहते थे कि ये इलेक्शंस वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए, बॉयकॉट होना चाहिए पूरा, और देश में पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहिए और हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, अब जो मॉडरेट्स थे उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। अब कांग्रेस के अंदर यही कसमकस चल रही थी कि किसकी बात मानी जाए, रेडिकल्स की या फिर मॉडरेट्स की। दोनों अपनी अपनी बात को सही बता रहे थे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं काउंसिल इलेक्शंस के बारे में, ये क्या चीज थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पास किया। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोविंसेस है, जैसे इंडिया जो था वो पहले प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जैसे अभी इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, वैसे उस वक्त ब्रिटिशर्स ने उसको एडमिनिस्ट्रेशन रूल करने के लिए प्रोविंसेस में बांटा था। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, जो भारत के जनता है उनको प्रोविंसेस के अंदर ऑटोनॉमी देने जा रही थी। मतलब प्रोविंसेस में इलेक्शन होंगे और वहां से नेता चुन के उसके कामकाज को देख सकते थे। तो मॉडरेट्स का यही कहना था कि हम चुनाव लड़े और जीत के जाए और वहां पे जाके ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है उसको काउंसिल में विरोध करें। ठीक है, अब तो किसकी बात मानी जाए, रेडिकल्स की या मॉडरेट्स की। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें दो ऐसे कुछ नए फैक्टर्स जुड़ गए जिसने इसको राह दिखाई कि क्या सही रहेगा इंडिया के लिए। तो वो दो फैक्टर्स कौन से थे। पहला फैक्टर था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी आ चुकी थी और इसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट पूरा डिक्लाइन हो चुका था इंडिया से। जो इंडिया तो क्या था, एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल फ्रॉम 1926। इंडिया में सिर्फ एग्रीकल्चर ही होता था उस वक्त, कॉटन हो गया और अनाज हो गया, ये सब होता था। तो इसकी प्राइसेस गिरती गई और आखिर में जाकर ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही डिमांड नहीं थी एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। मतलब किसानों के पास अनाज है बट वो उसको बेच नहीं सकते क्योंकि उसकी कोई खरीदार नहीं है, उसके कोई रेट नहीं है, कुछ भी नहीं था। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई, ब्रिटिशर्स ने अपना रेवेन्यू लेना तो चालू ही रखा था। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही ऑपरेसिव चेहरा लोगों को नजर आया कि ये रेवेन्यू वगैरह में बिल्कुल भी छूट नहीं देने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी नहीं दिया और यहाँ पर आर्थिक मंदी के दौरान भी नहीं दिया। अब दूसरी बात जो क्या हुई थी, ब्रिटेन के अंदर इलेक्शंस हुए थे और वहां पर टोरी गवर्नमेंट जो थी वो पावर में आ चुकी थी। अब टोरी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने साइमन कमीशन बनाया है, एक कमेटी बनाई जिसका नाम था साइमन कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। अब साइमन कमीशन का काम क्या था, टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान में जो फ्यूचर संविधान बनेगा इंडिया का उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए। इसके लिए एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था साइमन कमीशन। अब प्रॉब्लम क्या थी कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, 7 मेंबर्स थे टोटल साइमन कमीशन में, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब मतलब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कौन बनाएंगे, ब्रिटिशर्स, और उसमें कोई इंडियन से पूछा भी नहीं जाएगा कि आपको संविधान में क्या चाहिए। तो क्या ये देश को मंजूर होगा, बिल्कुल नहीं। तो बस प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, धरना प्रदर्शन सब स्टार्ट कर दिया लोगों ने। 1928 के अंदर साइमन कमीशन इंडिया आया, कैसा स्वागत होना था उसका, ऑब्वियसली काले झंडे दिखाकर, और ये नारे लगाए गए कि साइमन गो बैक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, जब साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था लाहौर के अंदर,
तो वहां पर जो एक लीडर लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई। लाठीचार्ज कर दिया था पुलिस ने वहां पे, और उसके बाद उन्हें बहुत सारी इंजरीज हो गई, और इसकी वजह से उनकी 1 महीने के अंदर अंदर डेथ हो गई थी। ठीक है, अब ऐसे ही लोग भड़क रहे थे, और जो हमारे लीडर लाला लाजपत राय जी की भी डेथ हो चुकी थी, तो इस वजह से लोग ज्यादा भड़क गए। अब पूरे देश में धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो चुका था। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो इसके लिए जो ब्रिटिश वॉयसरॉय लॉर्ड इरविन, जो हमारे इंडिया में वॉयसरॉय था, लॉर्ड इरविन थे उस वक्त, उन्होंने एक ऑफर दिया इंडियंस को। क्या ऑफर दिया? ये ऑफर दिया था अक्टूबर 1929 के अंदर, टू गिव ए डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, एंड एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाए टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि जो भारत में अंदरूनी एरिया है वहां पे तो हम इंडियंस गवर्न कर सकते हैं, बट हम रहेंगे किसके अंदर? ब्रिटिशर्स के अंदर। ब्रिटिश मोनार्क को हम अपना हेड मानेंगे, मतलब एक सेल्फ गवर्न्ड कॉलोनी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही गलत ऑफर था लॉर्ड इरविन साहब का। और उन्होंने क्या बोला? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब एक इंडियन लीडर्स को बुलाया, ठीक है आप लोग आ जाओ और हम लोग डिस्कस करते हैं भारत के संविधान के बारे में। आपको ब्रिटिशर्स की जो साइमन कमीशन था वो मंजूर नहीं था ना, तो कोई बात नहीं, आप लोग आ जाओ, हम लोग एक डोमिनियन स्टेटस देते हैं आपको, और आप लोग आके डिस्कस करो भारत का नया संविधान कैसा होगा हमारे साथ। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ। अब इस बात से लेकर रेडिकल्स बिकेम मोर असर्टिव, मतलब रेडिकल्स जो है कंफर्म हो गए कि जो ब्रिटिशर्स है वो कभी भी सत्ता हमें नहीं सौंपने वाले, चाहे आप काउंसिल के इलेक्शंस करवा लो। अब मामला साफ हो चुका था कि मॉडरेट्स वाली बात जो है वो तो खत्म हो गई थी, क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स का चेहरा साफ नजर आ चुका था कि वो क्या करना चाह रहे। तो फाइनली दिसंबर 1929 के अंदर जो लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू और जो अदर रेडिकल्स लीडर्स थे उन्होंने मांग की पूर्ण स्वराज, मतलब ये हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स। इसके लिए उन्होंने क्या किया? अब हम पूर्ण स्वराज को हम पहले ही मनाएंगे। ठीक है, तो ये पहले कैसे मनाएंगे? इसका एक सेलिब्रेशन होगा 26 जनवरी 1930 को। तो गांधी जी क्या देख रहे थे कि जो आजादी का जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसे लोगों की जो डेली की लाइफ से कोई ऐसी चीज से जोड़ा जाए जिससे वो कनेक्टेड हो, मतलब एक कंक्रीट इशू के साथ में उसको कनेक्ट किया जाए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जब जाके लोग कनेक्ट होंगे, ऐसे तो लोग कनेक्ट हो नहीं सकते। ठीक है, तो फिर उनके दिमाग में आइडिया आया नमक के बारे में। अब नमक एक ऐसी चीज है जिसे अमीर भी खाते हैं और गरीब भी खाते हैं, और उस वक्त नमक के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का टैक्स लगता था, और दूसरे में नमक की मोनोपोली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। इंडियन लोगों को किसी को भी अलाउ नहीं था कि वो नमक का प्रोडक्शन करे या फैक्ट्री लगा ले, और उस नमक पे गवर्नमेंट मनचाहा टैक्स ले रही थी। तो यहाँ पर गांधी जी को एक अवसर नजर आया कि नमक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों के लिए, और इसके लिए एक आंदोलन छेड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस कैसे स्टार्ट किया, नमक आंदोलन से। तो अब गांधी जी ने क्या किया? इन्होंने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन साहब को, और उसके अंदर अपनी 11 डिमांड लिख के दी। ये लेटर 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लिखा था, और ये 11 डिमांड जो थी उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट्स तक की मांगे शामिल थी, सबकी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने लिखा था। अब उनमें से जो सबसे ज्यादा हड़कंप मचाने वाली जो चीज थी वो थी अबोलिश द सॉल्ट टैक्स, मतलब नमक के ऊपर जो सरकार टैक्स ले रही है वो बिल्कुल गलत है और उसे खत्म किया जाना चाहिए। अब ये जो नमक का टैक्स है ये हर एक को रिलेट कर गया, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे पीजेंट्स हो, और बाकी डिमांडें तो थी। ठीक है, अच्छा अब इसकी एक डेडलाइन दी थी उन्होंने उनको, लॉर्ड इरविन को, कि 11 मार्च तक हमारी ये डिमांड आपको माननी है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया देन वी विल लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, पूरे देश भर में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो लॉर्ड इरविन साहब ने कोई इस लेटर का जवाब नहीं दिया। अब इसके बाद गांधी जी ने जैसे कहा था 11 मार्च तक का टाइम उनका था, 12 मार्च से इनका टाइम शुरू, तो फेमस दांडी मार्च शुरू हुआ गांधी जी का, जो स्टार्ट होता आपके 12 मार्च 1930। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना आप डेट, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ 78 वॉलंटियर्स के साथ में। सिर्फ 78 लोग गांधी जी के साथ स्टार्ट हुए थे,
240 माइल्स का डिस्टेंस था। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, एक कोस्टल एरिया है गुजरात का, जहां तक 240 माइल का सफर था। 24 डेज लगे इनको वहां तक पहुंचने में, ठीक है। और 6 अप्रैल को ये लोग पहुंच गए दांडी, और वहां पे पहुंच के गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ दिया। मतलब वहां समुद्र से पानी लिया और नमक बना के वहां का कानून तोड़ दिया। अच्छा, इस दौरान ये जो 24 डेज लगे गांधी जी को जाने में, तो जहां जहां पे भी गांधी जी रुकते थे वहां पे हजारों लोग उनको सुनने आते थे, और गांधी जी ने उनको समझाया कि कैसे आपको पीसफुली ब्रिटिशर्स का विरोध करना है। तो एक तरह से ये यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही गांधी जी के लिए। सरकार का कानून भी टूट गया और लोगों के अंदर जागरूकता भी पैदा हो गई कि कैसे पीसफुली ब्रिटिशर्स को डिफाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में ये स्टार्ट हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन में तो जैसे मैंने बताया था आपको पहले वाले एपिसोड में कि नॉन कोऑपरेशन में तो सरकार के साथ सिर्फ असहयोग रहता है, उसमें हम कानून वगैरह नहीं तोड़ते। और सिविल डिसओबीडियंस में जो लोगों को ये कहा गया कि आपको कानून तोड़ना है, अब ये सारे कानून तोड़ने हैं। तो ठीक है, अब उन्होंने कानून तोड़ना स्टार्ट कर दिया। वही चीजें होने लगी जैसे नॉन कोऑपरेशन में हुआ था। फॉरेन क्लोथ्स वेयर बॉयकॉट, लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड एंड पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। पीजेंट्स ने मना कर दिया, हम रेवेन्यू देंगे ही नहीं। एंड जो फॉरेस्ट लॉ थे, आदिवासियों ने फॉरेस्ट लॉस को वायलेट किया। पूरे देश में धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो चुके थे। अब ब्रिटिशर्स ने कैसे रेस्पॉन्ड किया? ऑब्वियसली ब्रूटल रेप्रेशन होना ही था, तो उन्होंने अरेस्ट करने स्टार्ट कर दिया लीडर्स को। कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये आंदोलन कुछ कमजोर हो। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जैसे अब्दुल गफ्फार खान को भी पकड़ लिया था। अब्दुल गफ्फार खान को पकड़ने से, सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है अब्दुल गफ्फार खान, ही वाज ए डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, उनके शिष्य थे। इनको पकड़ने के बाद पेशावर के अंदर जो जनता है उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया था, और इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया। अब महात्मा गांधी के अरेस्ट करने के बाद स्थिति बिगड़ गई। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे सोलापुर के, उन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक कर दिया। जितने भी पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस है, उन सब पे सोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने अटैक कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने और ज्यादा ब्रूटल रिप्रेशन किया। जो पीसफुल सत्याग्रही थे उन सब के ऊपर अटैक किया गया, एंड चिल्ड्रन तक को भी पीटा गया बुरी तरीके से। एंड करीब 1 लाख लोगों को उन्होंने अरेस्ट करके जेलों में बंद कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इतना ज्यादा ब्रूटल रिप्रेशन देखते हुए कि जहां पे महिला और बच्चों को भी पीटा जा रहा है, 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लेना उचित समझा। तो इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, इस मूवमेंट को बंद कर दिया वापस, और इरविन के साथ एक समझौता किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी और इरविन जी का समझौता ये हुआ 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ, और गांधी जी इसमें मान गए टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी लंदन के अंदर, उसके लिए गांधी जी तैयार हो गए, ठीक है। तो दिसंबर 1931 गांधी जी गए कहां पे? लंदन। वहां पे मीटिंग में हिस्सा लिया उन्होंने, बट कोई भी बात नहीं बैठी, एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। और वो वापस इंडिया आ गए कि ब्रिटेन में भी सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी थी। बट इंडिया आके उन्होंने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने क्या कर रखा था, अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को तो जेल में ही बंद करके रखा था, एंड कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये अवैध है, ये पार्टी इलीगल पार्टी है कांग्रेस पार्टी। एंड ऐसे मेजर्स लगा दिए थे जिसके वजह से लोग कोई भी मीटिंग्स, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी ने क्या किया, वापस से इस मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया। तो गांधी जी रीलॉन्च दिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, बट बाद में इसको जो मोमेंटम पहले मिला था वैसा नहीं मिला, और 1934 के आते आते ये मूवमेंट ठंडा पड़ चुका था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है कहां पर कैसा रहा था। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अलग अलग एरिया हमने डिस्कस किया, वैसे ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का पूरे देश में क्या इम्पैक्ट था अलग अलग जगह के हिसाब से, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।